मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो पूरी तरह से ऊपर जा चुका था। एज ऑफ रेवोल्यूशंस में हमने अलग अलग रेवोल्यूशंस की बात की थी। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमें बात करनी है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है ये आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो, ये 1848 लिखा है। हाँ, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 की ये घटना है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में बना था। लिबरल मिडिल क्लास वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। तो अभी हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन में देख लिया कि लिबरल मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास थी जो कि अब उभर कर सामने आ रही थी। कहाँ पे? रेवोल्यूशन में। और ये लोग क्या चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और वही कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को क्या करे? गवर्न करे विथ नेशनल यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूँ, आप हिंदी बोलते हो, अब हम लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली हम लैंग्वेज के बेसिस पे ही नहीं यूनिफिकेशन करते थे। यूनिफिकेशन का मतलब ऐसा होता है कि एक ही तरह के लोग अगर अलग अलग जगहों पे टूटे हुए हैं तो उनको एक साथ जोड़ के लाना, वही यूनिफिकेशन कहलाता है। तो लिबरल मिडिल क्लास क्या चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए वो नेशनल यूनिफिकेशन के साथ आए, मतलब एक नेशन के सब लोग एक साथ जुड़े हों। सेकेंड पॉइंट, फ्रैंकफर्ट वॉज अ सिटी इन प्रशा। फ्रैंकफर्ट क्या थी? एक्चुअल में एक सिटी थी। किस जगह पे? प्रशा। प्रशा जो कि अब हम लोग जिसको जर्मनी कहते हैं, पहले प्रशा कहा करते थे। तो फ्रैंकफर्ट वॉज अ सिटी इन प्रशा वेयर पार्लियामेंट वॉज कन्वेंड। देखो, पार्लियामेंट जब अरेंज होता है ना, जब पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो हम उसे कहते हैं कन्वेन होना, कि पार्लियामेंट का क्या हुआ? कन्वेंशन हुआ। पार्लियामेंट वॉज कन्वेंड एट सेंट पॉल्स चर्च। तो फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी में एक सेंट पॉल्स चर्च था, वहाँ पे इस पार्लियामेंट का क्या हुआ था? कन्वेंशन हुआ था। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे था? ये सिटी प्रशा में था। The assembly had 831 members who drafted a constitution। तो जो असेंबली बनी वहाँ पे उसमें 831 मेंबर्स हुए और 831 मेंबर इलेक्टेड थे जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है, कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में क्या होगा? गवर्नमेंट अब काम करेगी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड द मोनार्की आंसरेबल टू पार्लियामेंट। अब पहले से जो मोनार्की थी, तो मोनार्की तो राजा हेड था, राजा को किसी को जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं थी ना अभी तक। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, इसमें ये चीज़ कहा गया कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड द मोनार्की, यानी मोनार्की को आंसर देना होगा। मेड द मोनार्की आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, यानी हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए मोनार्की किसको आंसरेबल होंगे? पार्लियामेंट को आंसरेबल होंगे। तो अब तो वही बात हो गई ना कि राजा के ऊपर तुम एक बड़ी सी चीज़ बिठा दे रहे हो जिस चीज़ को राजा को आंसर करना पड़ेगा। तो ये कोई भी राजा बर्दाश्त करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करेगा। देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। इट फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री। अब एरिस्टोक्रेसी मैंने पीछे बताया आपको क्या होता है, और मिलिट्री जो थी, एरिस्टोक्रेसी मिलिट्री, ये लोग वहाँ पे मिलके उस वक्त जो रूल चल रहा था उसमें इनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी हुआ करती थी। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो थी इनको एकदम नहीं भाया। किन किन चीज़ को अपोज किस किस ने किया? तो पहला एरिस्टोक्रेसी ने किया, दूसरा मिलिट्री ने किया। इट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास, क्योंकि ये जो असेंबली थी उसमें मेनली कौन लोग? मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे। तो इट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास कहाँ थे? असेंबली में सबसे ज़्यादा कौन थे? मिडिल क्लास। बट ये मिडिल क्लास जो है, वो जो मिडिल क्लास के जो जान होते हैं ना, मिडिल क्लास का जो दिल होता है, कौन होता है? पुअर्स। ये पुअर्स उनके साथ नहीं थे, क्योंकि पुअर्स को बेटर लाइफ चाहिए थी, बेटर पॉलिटिक्स नहीं चाहिए थी। तो ये जो एक मिडिल क्लास का, जो लिबरल मिडिल क्लास का एक ग्रुप था, ये बेटर पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा था, बट पुअर्स को बेटर लाइफ चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद हो गया था। सो इट लॉस्ट इट्स मैसिव सपोर्ट बेस, यानी पुअर्स का सपोर्ट तो रहा नहीं, तो अपोजिशन यहाँ पे डायरेक्टली एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री ने मना ही कर दिया, और पुअर का सपोर्ट है नहीं। तो सिर्फ जो लिबरल मिडिल क्लास वाले हैं, इन 800
831 लोगों से कुछ हो पाएगा? तो यहाँ पे ये सीन पलट गया, इनके ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सपना जो है इनका, ये अधूरा ही रह गया। कैसे? क्योंकि ये जो किंग था वहाँ का, उस किंग ने बोला भाई हम तो नहीं मानेंगे। अब किंग कौन था? फ्रेडरिक विल्हेम फोर। किंग का नाम याद रखना, फ्रेडरिक विल्हेम फोर। फ्रेडरिक विलियम फोर ने क्या किया? रिजेक्टेड द टर्म्स एंड अपोज द असेंबली। जो टर्म उसमें था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टर्म को रिजेक्ट किया और असेंबली का क्या कर दिया? अपोज कर दिया कि भाई तुम भाग जाओ यहाँ से, ये सब ना बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी। ट्रूप्स वर कॉल्ड, ट्रूप्स मतलब सेना, जो सेना की टुकड़ी होती है उसे हम ट्रूप्स कहते हैं। ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड द असेंबली वाज डिसबैंड। डिसबैंड का मतलब होता है सेपरेट कर देना, भंग कर देना, है ना। तो ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड असेंबली वाज डिसबैंड। जो असेंबली बनी हुई थी उसको भंग कर दिया गया। विमेन वेयर डिनाइड वोटिंग राइट्स। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो सपना लेकर ये लोग आए थे, ये सपना क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। राजा ने लात मार के भगा दिया। और क्या इन 831 लोगों का जो चुनाव हुआ था, इसको चुनने में विमेन को वोटिंग राइट्स मिले थे? नहीं मिले थे। उस टाइम पे विमेन बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट विमेन को इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सिर्फ स्पेक्टेटर्स के रूप में खड़े रहने को बोला गया था कि आप ऊपर से देख सकते हो क्या कार्यवाही हो रही है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो बेटा ये था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। यानी हमें अब 3 नेशन के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा है आपका? जर्मनी, फिर इटली और वापस आता है अपना एंड में ब्रिटेन। तो जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की मेकिंग, आप कह रहे हो कि सोच रहे होगे मन में अभी कि सर ये क्या, इनको बनाना मतलब क्या बनाना था, ये मेकिंग ऑफ क्या है? तो कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड के बारे में डिस्कस किया था, यूनिफिकेशन। मतलब अगर कोई स्टेट आपको लगता है कि अलग अलग जगहों पे डिवाइडेड है, तो एक पार्टिकुलर टाइप के लोग एक जगह इकट्ठे होकर जब रहने लगते हैं तो वही कहलाता है यूनिफिकेशन। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? जर्मनी के बारे में। और बेटा जी जर्मनी वही है जो जिसको हम पहले क्या कहते थे? प्रशा कहते थे। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाई ओटो वॉन बिस्मार्क। इस मूवमेंट का लीडर है ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। ही लेड 7 ईयर वॉर। अब ये भाई साहब ओटो वॉन बिस्मार्क ने 7 साल की लंबी लड़ाई लड़ी विथ डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। तो 7 साल लड़ाई चली 3 अलग अलग नेशंस के साथ। पहला जो वॉर हुआ वो चला डेनमार्क और प्रशा के बीच में, जिसे कहा गया डैनिश प्रशन वार। ये हुआ था 1864 में शुरू हुआ था। फिर चला ऑस्ट्रियो प्रशन वार, यानी प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में, इसे कहा गया ऑस्ट्रियो प्रशन वार और ये 1866 में शुरू हुआ था। और एंड में जो यहाँ फ्रांस की बात हम कर रहे हैं, तो फ्रांस और प्रशा के बीच जो लड़ाई हुई उसे कहा गया फ्रैंको प्रशन वॉर 1871। यानी 64 से 71 तक अगर हम काउंट करें तो टोटल 7 साल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इन 1871 केजर विलियम वन बिकेम जर्मन एम्पायर। तो 1871 में केजर विलियम वन 1871 जर्मनी में क्या हुआ है, यानी प्रशा जो अब जर्मनी है, तो प्रशा में क्या हुआ, सारे वॉर वगैरह हुए और प्रशा को यूनाइट करने का काम हो गया। और 1871 में क्या हुआ, कैसर विलियम वन जो थे वो क्या बन गए, जर्मनी के एम्पायर बन गए। यानी फाइनली जर्मनी को अपना एक सिंगल एम्पायर मिल गया, यानी जितने भी जर्मन लोग हैं सबका एक कॉमन किंग हो गया। और कौन बना वो, केसर विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू स्टेट्स मॉडर्नाइज्ड करेंसी। नए स्टेट्स ने क्या किया, मॉडर्नाइज कर दिया। किस चीज़ को, करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल सिस्टम्स को। तो भाई अब जो प्रशा के बाद ये जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ है तो नए नए स्टेट्स ऐड हुए हैं, तो जो पुरानी करेंसीज थी उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ, बैंकिंग सिस्टम को इवॉल्व किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। साथ साथ जो पुराने कानून बने हुए थे, नियम बने हुए थे, उन लीगल सिस्टम्स को भी क्या किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। कहाँ पे, जर्मनी में। तो ये था आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय ओटो वॉन बिस्मार्क। लीडर कौन था, ओटो वॉन बिस्मार्क। उसने लड़ी 7 साल की लंबी लड़ाई किससे किससे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से। डेनमार्क के वॉर को क्या कहा गया, डैनिश प्रशन वॉर 1864। ऑस्ट्रिया डेनमार्क के
ऑस्ट्रिया प्रशा के वार को क्या कहा गया, ऑस्ट्रियो प्रशन वार 1866, और फ्रांस और प्रशा के वार को कहा गया फ्रैंको प्रशन वार 1872-1871। अब 71 में क्या हो गया, केसर विलियम बन गया यहाँ का एम्परर, और जो नए नए स्टेट्स ऐड हुए जर्मनी में, यानी यूनाइट हो गया जर्मनी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें मॉडर्नाइज कर दी, तो करेंसी को, बैंकिंग को और वहाँ के लीगल सिस्टम्स को। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मेकिंग पे, यानी सेकंड में हमें जानना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जितना सिंपल आपने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ लिया, उतना सिंपल थोड़ा सा ये नहीं है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि कोई भी कंट्री होती है, जैसे मान लो कि ये एक मैप है, ठीक है, 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं ना, तो इस मैप पे कोई भी कंट्री मैं बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, तो सब में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शन आएंगे ही आएंगे। तो ये इटली जो है, ये पहले अलग अलग जगहों पे फैला हुआ था, यानी इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो है एक साथ नहीं था। तो जब इटली का नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ ये सब एक साथ आ गया, तब जाके इटली क्या कहलाएगा, यूनिफाइड। तो इटली के यूनिफिकेशन को शुरू करने से पहले हम 2-3 लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है जुसेप मज़ीनी का। बहुत लोग यूसीपी मज़ीनी भी पढ़ते हैं, तो आप जुसेप पढ़ो या फिर गुसिपी पढ़ो, आपके ऊपर है, मज़ीनी याद रखना। तो जुसेप मज़ीनी जो है, ही स्टैब्लिश्ड यंग इटली 1831। तो जुसेप मज़ीनी ने क्या किया था, यंग इटली का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1831 में, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा था इस पूरे इटली को जो अलग अलग बटा हुआ था उसको यूनिफाई करने में। जो अलग जगाने का काम करते हैं ना, वो जुसेप मज़ीनी ने ही किया था। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना, लोगों को जागरूक करना, ये सारा काम जुसेप मज़ीनी करते थे। अब बात आती है जुसेप गरिबाल्डी की। कन्फ्यूज़ मत होना, जुसेप कॉमन नेम है, मज़ीनी अलग थे और गरिबाल्डी अलग बाबू हैं। ही लीडेड, इन्होंने क्या लीड किया, आर्म्ड वॉलंटियर्स। अब जुसेप मज़ीनी ने लोगों को जागरूक कर दिया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बना दी, यंग इटली वगैरह। अब लोग जागरूक हो गए, तो बिना सेना, अब जो जिस भी जगह ने आपके किसी पार्ट को कैप्चर करके रखा है, वो क्या ऐसी थोड़ी दे देगा। आप अगर जाके बोलो पाकिस्तान से कि सुनो लाहौर दे दो, हमें इंडिया को यूनिफाई करना है, यूनिफिकेशन करना है इंडिया का, वो देगा नहीं देगा, यानी कि आप वॉर करोगे। तो यहाँ वॉर करने के लिए भी भाई साहब अपने गरिबाल्डी थे, ये जितने भी आर्म्ड वॉलंटियर्स है सबको लीड करते थे। तो ही लीडेड आर्म्ड वॉलंटियर्स। अब बात आती है कैमिलियो डे कैवोर की। कैमिलियो डे कैवोर, इनका काम क्या था, ही लेड द मूवमेंट टू यूनाइट इटली। अब हर अलग अलग जगहों पे, अब हर जगह सिर्फ मज़ीनी की बात थोड़ी सुनी जा सकती थी, तो कैमिलियो डे कैवोर ने भी क्या किया कि मूवमेंट चलाया इटली को यूनाइट करने के लिए। अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से बोला कि किस तरह से आपको साथ देना है, ये जो मूवमेंट होने वाला है उसका, क्यों अब हमें इटली को यूनिफाई करने की ज़रूरत है, क्यों एक जैसे लोग एक साथ रहने चाहिए। ये सारा काम किसने किया, कैमिलियो डे कैवोर ने किया। अब बात आती है विक्टर इमैनुअल II की। तो भाई साहब जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया तो ये किंग बन गए। कब बन गए, 1861 में। जैसे आपने देखा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के बाद किंग कौन बना था, केसर विलियम I। उसी तरह यूनिफिकेशन ऑफ इटली होने के बाद किंग बन गए कौन, विक्टर इमैनुअल II। तो ये बेसिकली मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बताया है आपको। आगे हम देखते हैं कि ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब यहाँ सीन क्या था कि बिफोर यूनिफिकेशन इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। मतलब यूनिफिकेशन होने के पहले ये इटली जो है ये 7 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। इन 7 स्टेट्स के नाम हम एक एक करके देखते हैं। पहला था पिडमोंट एंड सार्डिनिया। इसको हम लोग सार्डिनिया पिडमोंट भी बुलाते हैं कभी कभी, बट ये स्टेट्स 2 अलग अलग कंबाइन करके बना हुआ था, पिडमोंट और सार्डिनिया। सेकेंड था लोम्बार्डी। द थर्ड वॉज वेनेशिया। फोर्थ वॉज पर्मा एंड मॉडर्ना। देन फिफ्थ पेपल स्टेट। सिक्स्थ किंगडम ऑफ 2 सिसिली। यानी कि जो आपका ये इटली है ये यूनिफाई होने से पहले 7 स्टेट में बटा हुआ था। 7 स्टेट के नाम आपने यहाँ पे देख लिए। अब इन स्टेट्स के नाम से आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, इतना ताल्लुक़ आपको रखना नहीं है। ताल्लुक़ आपको किस चीज़ से रखना है कि भाई मैंने अभी बताया कि हर स्टेट जो होता है, हर एक नेशन जो होता है, उसके नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की बाउंड्रीज़ होती हैं। लेकिन मेनली अगर उस नेशन को हम अगर अप टू डाउन देखते हैं तो 3 पार्ट होता है ना, अपर पार्ट, लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट, ऐसा ही होता है ना। तो बेटा अपर, मिडिल और लोअर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इटली जो है, यहाँ इटली दिख रहा है आपको, इटली का अपर पार्ट यानी नॉर्थ का एरिया ये कैप्चर करके रखा हुआ था ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग ने, ऑस्ट्रिया और कुछ हिस्सा हैब्सबर्ग का। तो इटली का जो नॉर्दर्न रीजन था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के कैप्चर में था।
इटली का जो सेंट्रल रीजन था, ये सेंट्रल रीजन इटली का पोप के कंट्रोल में था। पोप जो होते हैं ना, चर्च वगैरह का काम देखते हैं, तो सेंट्रल रीजन जो था वो पोप के कंट्रोल में था। और इटली का लोअर रीजन यानी कि साउथ का जो रीजन था वो बर्बन किंगडम ऑफ स्पेन के कैप्चर में था। यानी कि साउथ की तरफ स्पेन पड़ता था इटली के साउथ में स्पेन, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, और सेंट्रल में तो भाई पोप कब्जा करके बैठे हुए थे। तो अब इटली को यूनिफाई करना है तो नॉर्थ, साउथ और सेंटर सबको एक साथ मिलाना होगा, तभी तो जाके इटली यूनिफाई हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, नॉर्थ की कमान संभाली कैवोर ने। कैवोर कौन है ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो नॉर्थ के हिस्से को ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग से लेके इटली में यूनिफाई करने का काम संभाला कैवोर ने, और बखूबी किया। ठीक उसी तरह साउथ को बर्बन किंगडम ऑफ स्पेन से छुड़ा के इटली में यूनिफाई करने का काम संभाला गैरिबाल्डी ने, और बखूबी किया। अब बच गए कौन, सेंट्रल यानी कि पोप। अब पोप ने देखा कि भाई इतने बड़े बड़े नेशन नहीं टिके, इटली के लोग इतने ज़्यादा मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो भाई मेरी क्या औकात है। तो पोप ने भाई साहब सरेंडर कर दिया, तो सेंट्रल का हिस्सा भी इटली के पास आ गया। तो इस तरह से नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ ये तीनों हिस्सा इटली के पास आया और इटली का यूनिफिकेशन हो गया। तो यही था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सिंपल और सरल शब्दों में। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की तरफ। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा केस सबसे अलग था ब्रिटेन में। ये आपकी पॉइंट्स देखते जाओ तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। बिफोर 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, यानी कि अभी तो आप देखते हो ना यूके भाई एक प्रॉपर ब्रिटिश नेशन बना हुआ है, बट बिफोर 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। देयर वेर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, यानी कि जो एरिया आज यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के नाम से जानी जाती है, वहाँ पहले कोई ब्रिटिश नेशन कोई नहीं हुआ करता था। वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट क्या थे, एथनिक ग्रुप्स थे। इन एथनिक ग्रुप में कुछ इंग्लिश लोग थे, कुछ वेल्श लोग थे, कुछ स्कॉट और कुछ आयरिश। ये वेल्स वही लोग हैं जो हम लोग WELS लिखते हैं ना, किंगडम ऑफ WALES लिखते हैं ना, किंगडम ऑफ वेल्स, वहीं के रहने वाले लोगों को वेल्श कहा जाता है। तो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ये सारे लोग रहते थे। ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप सबको पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेनली ये इंग्लिश वाले लोगों के पास, इंग्लिश नेशन में हुआ था। तो ये जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उससे इंग्लिश नेशन कंटिन्यूअसली ग्रू इन वेल्थ, इम्पॉर्टेंस एंड पावर। तो इंग्लिश नेशन अब धीरे धीरे इन वेल्स, स्कॉट और आयरिश के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। किन किन फ्रंट पे, वेल्थ के, इम्पॉर्टेंस के और पावर के फ्रंट पे। तो जब एक ही जगह के 4 लोग हैं और 4 लोग में से एक बहुत पावरफुल होते जाएगा तो जाहिर सी बात है बाकी तीनों को तंग तो करेगा ही, परेशान तो करेगा ही। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में। अब बारी आती है एक्ट ऑफ यूनियन की। तो एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1707 में। इट मर्ज्ड द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, सो यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्म्ड। अब एक्ट ऑफ यूनियन ने क्या किया कि इंग्लैंड, आपको पता है अभी जो इंग्लिश नेशन है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लोग प्रॉस्पेरस हो गए हैं, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को क्या किया, इस एक्ट ने मर्ज कर दिया। कि भाई ये एक्ट ये कहता था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अब एक साथ हो जाएंगे, और जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ हो गए तो जाकर के यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हुआ। लेटर आयरलैंड वाज ऑल्सो मर्ज, यानी कि बाद में अब देखो इधर क्या हुआ, इंग्लैंड को किस में मर्ज कर दिया गया, स्कॉटलैंड में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए और बाद में आयरलैंड को भी उसमें मिला दिया गया। तो लेटर आयरलैंड वाज ऑल्सो मर्ज टू फॉर्म दी ग्रेट ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम कब कहलाया, जब सिर्फ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे। और ग्रेट ब्रिटेन कब कहलाया, जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के साथ साथ आयरलैंड भी जुड़ गया। तो बेसिकली एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1707 का, इसने डेफिनेशन दी थी किन किन चीज़ों की, यूनाइटेड किंगडम की और दी ग्रेट ब्रिटेन की। ये 2 चीज़ें एक्ट ऑफ यूनियन से निकल के आई थी। अब कहने का मतलब कि क्या स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ के लोग अलग थे, है ना। तो क्या ये लोग इतनी आसानी से मिलने को तैयार हो गए, क्या इतना आसान था सब कुछ। तो देखते हैं स्कॉटलैंड को कैसे मिलाया इन्होंने आपस में। इंग्लैंड वॉज सप्रेसिंग पीपल, यानी लोगों पर दबाव डाल रहे थे कि आप आइए, आप हमारे ब्रिटेन में मिलिए। अब स्कॉटलैंड के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया हर तरीके से। दूसरा, फोर्सिबली कन्विंस टू ज्वाइन हैंड, वही चीज़ कि ज़बरदस्ती इनसे बातें मनवा के और इनको अपने साथ मिला लिया। अब ये लोग मजबूर क्यों थे स्कॉटलैंड वाले, क्योंकि इंग्लैंड जो था हर मामले में उनसे ऊपर था, पैसे रुपए के मामले में और सब कुछ जो भी
भी है, क्लास, इंडस्ट्री, सब कुछ उससे ज़्यादा थी। तो स्कॉटलैंड को भाई सरवाइव तो करना ही था, और बिना इंग्लैंड के कोऑपरेशन के सर्वाइवल तो पॉसिबल था नहीं। तो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से हाथ मिलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उस वक्त सूझा नहीं, बट वो फोर्सिबली था, कंसेंट से नहीं था। वर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज। इतना ही नहीं, स्कॉटलैंड वाले स्कॉटिश पीपल को ये भी कहा जाता था कि आप अपना लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, आपको सिर्फ इंग्लैंड की लैंग्वेज इंग्लिश बोलनी है, आप स्कॉटिश यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर में हो रहा है कि भाई तुम हमारे में मिलो, लेकिन तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं बोलनी है। और वे आर नॉट अलाउड टू वेयर नेशनल क्लॉथ, क्योंकि आप स्कॉटलैंड का नेशनल क्लॉथ पहनोगे तो आप इंग्लैंड से तो अलग दिखोगे, लेकिन यहाँ क्या है, हमें दिखाना है कि हम एक यूनाइटेड किंगडम है। तो आपको अपनी बोली के साथ साथ अपने पहनने वाले कपड़ों को भी, जो आपका नेशनल ड्रेस है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो थी स्कॉटलैंड की कहानी। अब देखते हैं आयरलैंड के साथ क्या हुआ। वॉज डिवाइडेड इंटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्ट। ये जो इंग्लिश पीपल होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो ये इंग्लैंड के जो लोग थे वो लोग प्रोटेस्टेंट थे। उसी तरह आयरलैंड में दो भाग बटा हुआ था, एक कैथोलिक्स का और दूसरा प्रोटेस्टेंट का। इंग्लैंड सपोर्टेड माइनॉरिटी। अब प्रोटेस्टेंट्स जो थे आयरलैंड में माइनॉरिटी में थे, और इंग्लैंड वाले तो ऑलरेडी प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो सपोर्ट भी किसको करेंगे, प्रोटेस्टेंट्स को। तो इंग्लैंड सपोर्टेड माइनॉरिटी। अब भाई जब आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को बोला गया कि अब आपको मिलाना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग अब कैथोलिक्स का साथ तो नहीं देंगे ना, वो प्रोटेस्टेंट्स का ही साथ देंगे, जबकि वो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट थे। दे सप्रेस्ड द कैथोलिक्स। अब भाई इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स और आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट मिल गए, आयरलैंड के कैथोलिक्स का बहुत ही ज़्यादा सप्रेशन किया, उन पे अत्याचार किया, और उनको कन्विंस करते रहे कि तुम्हें हमें मिलना ही पड़ेगा, फोर्सिबली तुम्हें यूनाइटेड किंगडम को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अलग से आयरलैंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एक नाम आता है वोल्फ टोनी। वोल्फ टोनी ने आवाज़ उठाई, उसके साथ के कुछ और लोग थे आयरिशमैन। तो वोल्फ टोनी एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन लेड अ रिवॉल्ट बट सप्रेस्ड। तो रिवॉल्ट मतलब पता ही है आपको क्या होता है। उन्होंने एक आंदोलन किया, एक रिवॉल्ट किया, एक बगावत की, लेकिन उनकी उस आंदोलन, उनकी उस बगावत को भी दबा दिया गया। 1798 की ये बात है। तो वोल्फ टोनी भी कुछ कर नहीं पाए अपने कैथोलिक्स फ्रंट के लिए। और अल्टीमेटली क्या हुआ, आयरलैंड वाज फोर्सिबली एसिमिलेटेड इनटू यूके इन 1801। एसिमिलेटेड का मतलब होता है मिलाना। तो आयरलैंड को फोर्सफुली, ज़बरदस्ती पूर्वक एसिमिलेट कर लिया गया, मिला लिया गया, किसमें, यूके में, 1801 में। तो भाई साहब जब आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिल गया तो जाके जो यूके था वो अब बन गया द ग्रेट ब्रिटेन। तो यही कहानी थी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा मैं विजुअलाइजिंग नेशन और इम्पीरियलिज्म वाला टॉपिक। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऑल दो बहुत लंबा चला, लेकिन ठीक है, अगले क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।